रामवीर घने जंगलों में अकेला अपनी मस्ती में चला जा रहा था। उसे बहुत तेज भूख लगी थी और गांव अभी भी दूर था। तभी उसकी नजर एक स्वच्छ और ठंडे जल से भरे तालाब पर पड़ी। अरे वाह, ये तो मेरे मन की मुराद पूरी हो गई। बहुत तेजी से भूख लगी थी और गांव का रास्ता अभी बहुत दूर है। मैं यही सोच रहा था कि काश कोई तालाब मिल जाए जहां बैठकर आराम से भोजन कर लूं और पानी भी पीने को मिल जाए। इतना कहकर रामवीर दौड़ता हुआ तालाब के पास पहुंच गया और अपनी पोटली से रोटी निकालकर खाने लगा। उसने अभी पहला निवाला ही खाया था कि किसी युवक की आवाज उसके कानों में टकराई। अरे भैया, अकेले बैठकर खा रहे हो? मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है। क्या तुम अपना भोजन आधा आधा बांट सकते हो? रामवीर ने सामने देखा। लगता है तुम भी यात्री हो और भूखे भी लगते हो। हाँ, मेरा नाम काशी है। रामवीर के पास 2 रोटियां थीं। वो एक रोटी काशी को देते हुए बोला, मेरी माँ कहा करती थी कि बांट के खाने से भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट हो जाता है और बांटने वाले की किस्मत में और भी बढ़त आती है। तुम्हारी माँ तो बहुत अच्छे विचार की हैं। काश मेरे भी माता पिता जीवित होते तो मुझे भी ऐसी ही बातें सीखने को मिलती। क्या तुम्हारे माता पिता नहीं है और तुम आसपास के भी नहीं लगते? कौन हो तुम और कहां से आए हो? भैया, अनाथ हूँ। गांव गांव राज्य राज्य भटकता हूँ। जिस गांव में काम मिल जाता है वही गांव मेरा हो जाता है। जैसे कि अब तुम मिल गए, तुमने मुझे अपना आधा भोजन दे दिया। अगर तुम मुझे अपने घर भी ले जाओगे तो मैं तुम्हारा छोटा भाई भी बन जाऊंगा। बड़े ही मजाकी और मस्खरे किस्म के हो तुम। चलो, तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। काशी रामवीर के साथ उसके गांव चला गया। जब रामवीर अपने घर पहुंचा तो उसके साथ एक अजनबी युवक को देखकर उसकी माँ चौंक गई। बेटा, ये कौन है? रामवीर सारी घटना अपनी माँ को बताते हुए बोला, माँ, ये अनाथ है। जंगल में तालाब के पास मिला। भूखा था तो मैंने इसे रोटी दी और अब अपने साथ ले आया। रामवीर की माँ काशी की ओर स्नेह से देखती हुई बोली, बेटा, आज से मैं तुम्हारी भी माँ हूँ। तुम इस घर में रामवीर के छोटे भाई की तरह रह सकते हो, लेकिन तुम्हें भी रामवीर की तरह काम करना होगा और मेहनत से कमाकर मुद्राएं मुझे देनी होगी। समझ गए बेटा? जैसी आपकी इच्छा माताजी। इतना कहकर काशी अपनी बांसुरी निकालकर मधुर स्वर में बजाने लगा। रामवीर की माँ उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ भी ज्यादा दिन टिकेगा। ये बड़ा ही घुमक्कड़, हंसमुख और मस्खरे अंदाज का है। अगले दिन रामवीर काशी से बोला, काशी, तुझे क्या क्या काम आता है? मेरी गांव में बहुत जान पहचान है। तुझे किसी अच्छे काम पर लगवा दूंगा। भैया, मैं तो हर काम कर लेता हूँ। मैं मिठाई भी बना लेता हूँ और मैं लोहार की दुकान पर भी काम कर चुका हूँ। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। चल, मैं तुझे अपने गांव के बिट्टू हलवाई के यहाँ पर काम पर लगवा देता हूँ। रामवीर काशी को लेकर बिट्टू हलवाई की दुकान पर पहुँच गया। अरे भैया, ये कौन है? ये मेरा मित्र है, दूसरे राज्य में रहता है। इसका नाम काशी है। ये मिठाई बहुत अच्छी बनाता है। तुम्हारी दुकान पर काम करना चाहता है। ठीक है, इसको यहाँ छोड़ जाओ। रामवीर काशी को वहीं छोड़कर घर चला गया। क्या तुझे सारी मिठाइयाँ बनाना आता है? हाँ भैया, मैं तो मिठाइयाँ बनाने में माहिर हूँ। अच्छी बात है। दूसरे गांव के सेठ के यहाँ एक विवाह समारोह है। आज उसी की सारी मिठाइयाँ यहीं बनेंगी। जा, अंदर जाकर मिठाई बनाना शुरू कर दे। काशी अंदर जाकर मिठाई बनाने लगा और शाम तक मिठाई बनाता रहा। शाम को बिट्टू काशी से बोला, अरे, तूने तो बहुत सारी मिठाइयाँ बना दी। जरा चखकर तो देखूं कैसी बनी है। बिट्टू हलवाई ने जैसे ही मिठाई चखी, उसका चेहरा क्रोध से तमक उठा। क्या हुआ हलवाई भैया? तुम्हारे चेहरे पर तो मेरी बनाई हुई मिठाई का स्वाद आना चाहिए, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर तो क्रोध झलक रहा है। मूर्ख, तूने मेरी सारी मिठाई बर्बाद कर दी। कुछ ही देर में सेठ आने वाला है और इस पूरी मिठाई में नमक के अलावा कुछ भी नहीं है। क्षमा करना बिट्टू हलवाई, लगता है मैंने गुड़ की जगह नमक मिला दिया। ये सुनकर बिट्टू हलवाई काशी को मारने दौड़ पड़ा। काशी अपनी जान बचाकर सीधा रामवीर के घर भाग आया।
काशी को डरा हुआ देखकर रामवीर और उसकी माँ चौंक गए। तभी वहाँ बिट्टू हलवाई भी गुस्से में आ पहुँचा। क्या हुआ बिट्टू हलवाई? इसने मेरी पूरी मिठाई बर्बाद कर दी। कह रहा था हर मिठाई बनाना जानता है। मैंने तुम पर भरोसा करके इसे सारी मिठाई बनाने को दी, और इस कमबख्त ने मिठाई में गुड़ की जगह नमक मिला दिया। बिट्टू भैया माफ कर दो। इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। इसने जितना नुकसान किया है उसका पूरा हर्जाना चाहिए मुझे। ठीक है, मुझे कुछ समय की मोहलत दो, मैं तुम्हारे नुकसान की भरपाई कर दूंगा। बिट्टू हलवाई वहाँ से चला गया। तुमने तो मेरा नुकसान कर दिया काशी। क्षमा कर दो मेरे दोस्त, ये केवल मेरी लापरवाही की वजह से हुआ। मुझे इसकी आंखों में सच्चाई नजर आती है। ठीक है, तुमने कहा था कि तुम एक लोहार की दुकान पर भी काम कर चुके हो, तो मैं तुम्हें एक लोहार की दुकान पर ले जाऊंगा। तुम्हें अब वही काम करके बिट्टू हलवाई का सारा कर्जा चुकाना है। मुझे मंजूर है। अगले दिन रामवीर काशी को लेकर छुट्टन लोहार की दुकान पर पहुंच गया। रामवीर के साथ एक अनजाने युवक को देख छुट्टन लोहार चौंक पड़ा। अरे ओ रामवीर, ये तेरे साथ नया लौंडा कौन है? ये तो गांव का नहीं लगता। ये मेरा दोस्त है काशी। ये लोहार का काम करना चाहता है और इससे काम आता भी है, और आपसे कुशल लोहार तो पूरे गांव में कोई नहीं है। छुट्टन लोहार उस समय एक नाल को हथौड़े से ठीक कर रहा था। वो नाल को पकड़कर और काशी की ओर देखकर बोला, अभी पता लग जाएगा कि तू कितना कुशल है। ये हथौड़ा उठा और इसे नाल पर मार। मैं तो आंख बंद करके भी सही दिशा में हथौड़े का प्रहार कर सकता हूँ। इतना कहकर काशी ने पूरी ताकत से प्रहार किया, मगर हथौड़ा नाल पर नहीं बल्कि लोहार के हाथ पर जा लगा। हाय! अरे रामवीर, किसे उठा लाया है तू यहाँ? इसने तो मेरे हाथों का सत्यानाश करके रख दिया। ये देखकर रामवीर सन्न रह गया। तू तो कह रहा था कि तुझे लोहार का काम आता है, इसका मतलब तू किसी काम का नहीं है। तभी वहाँ बिट्टू हलवाई भी आ पहुँचा। क्या हुआ छुट्टन लोहार? छुट्टन लोहार दर्द से कराहते हुए सारी घटना बताने लगा। हाँ, कल इसने मेरी सारी मिठाई भी बर्बाद कर दी थी। तुम खामोश रह गए हो भैया, लेकिन मैं खामोश नहीं रहूंगा। मैं तो इसको पकड़कर महाराज आदित्य के पास घसीटता हुआ ले जाऊंगा, वही न्याय मांगूंगा अब। रामवीर बहुत गिड़गिड़ाया, पर छुट्टन लोहार और बिट्टू हलवाई नहीं माने। वो काशी को पकड़कर राजमहल ले गए। राजा आदित्य सिंहासन पर विराजमान था। महाराज, इसने जानबूझकर मुझ पर हथौड़ा मारा है और इसने मेरी मिठाई भी बर्बाद कर दी। हाँ रामवीर, ये तुम्हारा मित्र है? रामवीर गुस्से से काशी की ओर देखकर बोला, सच बताओ महाराज, मैं इसे 2 दिन पहले तक जानता भी नहीं था। ये जंगल में मिला था, तरस खाकर मैं इसे अपने घर ले आया। राजा आदित्य काशी की ओर देखकर बोला, इसका मतलब तुम झूठे हो। क्या पता तुम चोर हो, डाकू हो या कोई लुटेरे। तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, कारागार में है। महाराज, सच मानिए, मुझे हर काम आता है, बस मुझसे गलती हो गई। नहीं, तुम्हारी शक्ल देखकर ही लगता है कि तुम्हें कोई काम नहीं आता। वैसे भी इन दिनों मुझे अपने राज्य की चिंता अधिक हो रही है और मुझे नींद तक नहीं आ रही है। महाराज, मैं बांसुरी बहुत अच्छी तरह से बजा सकता हूँ और एक ऐसी धुन जानता हूँ जिसे सुनकर आपको बहुत अच्छी नींद आ जाएगी। ठीक है, बजाओ बांसुरी। अगर मुझे नींद की झपकी नहीं आई तो फिर तुम्हारा क्या अंजाम होगा, ये बताने की जरूरत नहीं। काशी ने तुरंत अपनी जेब से बांसुरी निकाली और सुर में धुन बजाने लगा। राजा आदित्य को धुन सुनते ही आनंद भरी नींद आने लगी। अचानक उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तुम दोनों का जो नुकसान हुआ है ना, उसकी भरपाई हो जाएगी। फिर राजा रामवीर की ओर देखकर बोला, तुम जा सकते हो। आज ये हमारे महल में रहेगा। जब तक मुझे नींद नहीं आएगी तब तक ये बांसुरी बजाएगा। एक राजा को अच्छी नींद की बहुत आवश्यकता होती है। तीनों वहाँ से चुपचाप चले गए। रात का तीसरा पहर बीत चुका था। राजकक्ष में राजा आदित्य करवटें बदलते हुए बेचैनी से लेटा हुआ था। नींद उनसे कोसों दूर थी। दासी, दासी! क्या हुआ महाराज, आपको कुछ चाहिए?
जाओ जाकर उस बांसुरी वाले को बुला कर लाओ, हमें नींद नहीं आ रही है। कुछ ही देर में काशी बांसुरी लेकर कक्ष में खड़ा था। जैसे ही काशी ने बांसुरी बजानी शुरू की, राजा आदित्य की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं और वो गहरी नींद में सो गया। नींद में ही राजा आदित्य ने खुद को एक अत्यंत सुंदर झील के किनारे खड़ा पाया। ये मैं कहाँ आ गया? मैं तो अपने कक्ष में सो रहा था। लगता है कोई सपना है ये। यहाँ कितनी गर्मी है और झील का पानी, ना जाने क्यों मन कर रहा है स्नान कर लूं। इतना कहते ही राजा झील में कूद पड़ा। अरे वाह, कितना आनंद मिल रहा है। झील का ठंडा ठंडा पानी कितनी शांति दे रहा है। चलो अब मैं कुछ गहराई में तैरता हूँ। राजा आदित्य झील की गहराइयों में उतरने लगा। अचानक उन्हें कुछ अद्भुत दिखाई दिया। झील के नीचे एक सुनहरे महल की झलक। अरे ये तो पूरा सोने का बना हुआ है। कितना सुंदर है ये। जैसे ही वो तैरते हुए महल के पास पहुंचा, उसे आभास हुआ कि झील का पानी अचानक गायब हो चुका था, जैसे वो किसी दूसरे ही लोक में पहुंच चुका था। राजा महल के भीतर प्रवेश कर गया। ये तो बिल्कुल निर्जन है, कोई भी नहीं। अचानक उसकी नजर एक खुले कक्ष पर गई। वो धीमे धीमे कदमों से भीतर प्रवेश कर गया। कक्ष के मध्य में एक राजसी सिंहासन जैसा शयन पट बिछा था, जो पूरी तरह सोने से बना था। उस पर एक अनुपम सुंदर स्त्री निंद्रा में लीन थी। उसकी उंगली में एक अंगूठी थी, जिसमें चमकता हुआ रंग बिरंगा मोती झिलमिला रहा था। इतनी सुंदर स्त्री मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। क्यों ना इसे जगाकर पूछूं कि ये कौन है। राजा आदित्य धीरे धीरे उसके नजदीक चला गया और जैसे ही उसे स्पर्श किया, राजा आदित्य की आंखें खुल गईं। क्या वो सपना था? ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई सपना था, मानो वो वास्तव में वहां था। सारा दिन राजा उसी रहस्यमयी सुंदर स्त्री के विषय में सोचता रहा। शाम होते ही वो पुनः करवटें बदलने लगा और उसे फिर नींद नहीं आई। दासी, जाकर काशी को बुलाओ। काशी दोबारा आ पहुंचा और बांसुरी बजाने लगा। राजा फिर से नींद में डूब गया। सोते ही राजा आदित्य को फिर से वही सपना दिखाई देने लगा। सब कुछ वैसा ही, वही झील, वही महल, वही स्त्री। लेकिन जैसे ही राजा आदित्य ने स्त्री को जगाने का प्रयास किया, उसकी आंखें फिर से खुल गईं। इस बार राजा ने देखा कि काशी चुपचाप उसके कक्ष में हाथ में बांसुरी लिए खड़ा था। अरे, तुम अब तक यहीं हो? महाराज, आज रात आप सो तो रहे थे, लेकिन करवटें बदलते रहे। मुझे डर था कि कहीं आप उठकर मुझे फिर से ना बुलवा लें, इसलिए मैं गया ही नहीं। वैसे तो मैं ये बात किसी को बताता नहीं हूँ, पर उस सुंदर स्त्री का दृश्य मेरी आंखों से हट ही नहीं रहा है। कौन सी स्त्री महाराज? राजा आदित्य काशी को अपने सपने की पूरी घटना बताते हुए बोला। और आज भी जैसे ही मैं उसे जगाने वाला था, मेरी आंखें खुल गईं। महाराज, मैं घुमक्कर स्वभाव का हूँ, कभी एक जगह नहीं टिकता। मैंने सुना है प्रयाग के आगे प्रतापगढ़ राज्य में एक झील है, जहाँ ऐसी ही दंत कथाएं प्रचलित हैं कि झील के भीतर एक सोने का जादुई महल स्थित है। मैंने तो कभी नहीं सुनी ये कथा, पर क्या तुम दावे के साथ कह सकते हो कि वो झील वास्तव में अस्तित्व में है? हाँ महाराज, मैंने वहाँ समय बिताया है। वहाँ के लोगों का पूर्ण विश्वास है उस झील पर। तो क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? आज्ञा दीजिए महाराज। क्या तुम जाकर इस बात की जांच कर सकते हो? आपने मेरी बांसुरी की धुन से मेरी जान बख्शी, इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकता हूँ। राजा आदित्य के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अगर उस झील में वास्तव में कोई चमत्कारी महल है, तो वो स्वप्न सुंदरी भी अवश्य वहां होगी। अगर वो दिखाई दे तो तुरंत मुझे आकर सूचित करना। मैं स्वयं उसका नाम जानने के लिए झील में उतरूंगा। इतना कहकर राजा एक सैनिक को बुलाते हुए बोला। जहां भी काशी जाए, तुम इसके साथ रहोगे और काशी पर नजर रखोगे। काशी, क्षमा करना, क्या पता तुम झील के बहाने कहीं और निकल जाओ। महाराज, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, पर यदि आप सैनिक साथ भेजना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।
कुछ देर बाद काशी और सैनिक घोड़े पर सवार होकर प्रतापगढ़ की ओर प्रस्थान कर गया। प्रतापगढ़ की सीमा पर पहुंचते ही सैनिक ने काशी से बोला, क्या तुम वास्तव में सच बोल रहे हो? क्या झील के अंदर कोई जादुई महल हो सकता है? मैंने केवल दंत कथाएं सुनी है, अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो झील के अंदर जाकर ही पता लगेगा। मैं तो केवल महाराज की सहायता करना चाहता हूँ। कुछ घंटों बाद वो दोनों प्रतापगढ़ के घने जंगलों में खड़े हुए थे। उनके सामने एक सुंदर सी झील थी। काशी ने बिना देर किए झील में छलांग लगा दी। कुछ देर बाद झील की गहराई में काशी को एक सोने का महल नजर आया। इसका मतलब महाराज का सपना सत्य था और यहाँ के लोगों की दंत कथाएं भी सच हैं। काशी उस महल की ओर तैरने लगा। महल के पास जाते ही उसे महसूस हुआ कि वहाँ पानी गायब हो चुका था, मानो वो किसी और ही संसार में पहुँच गया हो। काशी ने महल के अंदर प्रवेश किया। तभी उसके कानों में एक मधुर आवाज गूंजी। कौन हो तुम? काशी ने पीछे मुड़कर देखा। मैं तो झील के अंदर तैरने आया था, मुझे नहीं पता था कि इसके भीतर कोई महल है। जब मैंने इसे देखा तो खुद को रोक नहीं पाया। मेरा नाम रूप सुंदरी है। आज तक इस झील के नीचे बने महल में कोई मानव नहीं आया, तुम पहले हो। लेकिन इस महल में मुझे तो कोई और दिखाई नहीं दे रहा। क्या तुम यहाँ अकेली रहती हो? हाँ, मैं इस महल में अकेली रहती हूँ। तुम्हारे माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार कोई भी नहीं? देखने में तो तुम मुझे एक मानव ही लग रही हो। हाँ, मैं एक मानव ही हूँ। बस समझ लो कि मेरे ऊपर एक श्राप है। उसी श्राप की वजह से मैं इस महल के अंदर एक तरह से कैद हूँ, चाहकर भी बाहर नहीं जा सकती। तो फिर मुझे बताओ, वो तुम्हारे ऊपर कैसा श्राप है? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती। ये मैं केवल उसी को बता सकती हूँ जो ये सब जाने बिना मुझसे विवाह करे और मेरा पति बने। और तुम श्राप से मुक्त कैसे हो सकती हो? श्राप से मुक्ति का मार्ग भी मैं चाहकर भी किसी और को नहीं बता सकती, केवल अपने होने वाले पति को ही बता सकती हूँ। इतने वर्षों के बाद कोई मानव यहाँ आया है, ये मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है, वरना मुझे लगता था कि मेरा सारा जीवन ऐसे ही कट जाएगा। काशी महल से जाने लगा। क्या तुम कुछ दिन महल में नहीं रुक सकते? चिंता मत कीजिए, मेरे जाने के बाद एक और मनुष्य यहाँ अवश्य आएगा जो आपके प्रेम में पागल हो चुका है। इतना कहकर काशी वहाँ से चला गया और झील के बाहर आ गया। सैनिक उसका इंतजार कर रहा था। क्या वास्तव में झील के अंदर कोई सुंदर सोने का महल मौजूद है? ये बात तो मैं महाराज आदित्य को ही बताऊंगा। काशी सैनिक के साथ महल की ओर चल पड़ा, जहाँ राजा आदित्य बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। क्या तुम्हें रास्ते में झील के भीतर कोई महल मिला? जी महाराज, और वहाँ एक सुंदरी भी मिली जो उस महल में अकेली रहती है। क्या उस सुंदरी ने अपने हाथ में कोई अंगूठी पहनी थी जिसमें रंग बिरंगी किरणों से जड़ा मोती था? हाँ महाराज, बिल्कुल वही अंगूठी थी। बड़ी विचित्र बात है। इसका मतलब वही रूप सुंदरी नाम की सुंदर स्त्री मेरे स्वप्नों में आती थी, लेकिन वो मेरे स्वप्न में क्यों आई? महाराज, हो सकता है कि नियति ने आपके द्वारा ही उसे श्राप से मुक्त होना लिखा हो। तुम सही कह रहे हो। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस पर क्या श्राप है। मैं तो उसी से विवाह करूंगा, नहीं तो कभी नहीं करूंगा। राजा आदित्य काशी के साथ तुरंत उस झील की ओर चल दिया और कुछ घंटों के बाद वो झील के किनारे पर खड़ा था। अब आगे क्या करना है बताओ। कुछ नहीं, बस थोड़ी देर बाद आपको वही स्वर्ण महल दिखाई देगा। इतना कहकर काशी झील में कूद गया और राजा आदित्य भी पीछे पीछे कूद गया। झील की गहराई में उतरते हुए राजा को वो महल दिखाई देने लगा। इसका मतलब काशी का एक एक शब्द सत्य था, और जैसे ही मैं पास आया पानी गायब हो गया, बिल्कुल स्वप्न की तरह। महाराज आइए, मेरे साथ भीतर चलिए। रूप सुंदरी इसी महल में अकेली रहती हैं। राजा आदित्य और काशी महल के भीतर प्रवेश कर गए। भीतर रूप सुंदरी सोने के सिंहासन जैसे बिस्तर पर बैठी हुई थी। रूप सुंदरी काशी की ओर देखकर बोली, तुम तो वही हो जो पहले यहाँ आए थे। और मैंने कहा था ना, मेरे बाद एक और मनुष्य आएगा, यही है वो।
केशव नगर के राजा आदित्य, जो 2 दिन से आपको स्वप्न में देख रहे हैं। मैंने तुम्हें स्वप्न में देखा था और स्वप्न में ही तुमसे प्रेम कर बैठा। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर रूप सुंदरी चौंक गई और अचानक उदास होकर बोली, पर मुझ पर एक श्राप है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे ऊपर कौन सा श्राप है, मैं बस तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। इतना कहकर राजा आदित्य ने अपने हाथ से सिंदूर उठाया और रूप सुंदरी की मांग में भर दिया। अब तो तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति। अब तो तुम मुझे बता सकती हो ना कि तुम्हारे ऊपर क्या श्राप है। आपने तो मुझे श्राप से मुक्त कर दिया है। मैं कुछ समझा नहीं। अब मैं आपको सच बताऊंगी। मुझे आदेश दिया गया था कि यदि मैंने अपने पति के अलावा किसी भी मनुष्य को सच्चाई बताई तो मैं कभी इस श्राप से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। मैं प्रतापगढ़ के राजा भैरव की पुत्री रूप सुंदरी हूँ। फ्लैशबैक स्टोरी। एक दिन रूप सुंदरी झील के किनारे खड़ी थी और उसकी दासी भी साथ में थी। तुम भी ना कहानियों पर भरोसा करती हो। मुझे लगता है यहाँ के लोगों के मन में भ्रम है कि झील के अंदर कोई महल है। मुझे तो यहाँ सिर्फ शांति दिखाई दे रही है। नहीं राजकुमारी, कहते हैं इस झील में झील देवता का वास है। वही प्रतापगढ़ की रक्षा करते हैं। उनके लिए ही इस झील के भीतर एक सोने का महल बना है। रूप सुंदरी की नजर झील के किनारे तैरती हुई एक सुंदर बत्तख पर पड़ी। ये बत्तख तो बहुत सुंदर लग रही है। क्यों ना मैं इसका शिकार कर लूं? राजकुमारी, झील के किनारे शिकार करना मना है। मुझे पहली बार किसी जानवर का शिकार करने का मन कर रहा है। रूप सुंदरी ने तीर चला दिया और बत्तख घायल होकर झील में डूबने लगी। मैंने पहली बार किसी जानवर को मारा है और वो भी पानी में डूब रहा है। मैं इसे पिताजी को दिखाऊंगी। इतना कहकर रूप सुंदरी झील में कूद गई। थोड़ी देर में उसने देखा कि झील के भीतर एक भव्य सोने का महल था। झील के अंदर का महल? इसका मतलब नगर वासियों की दंत कथाएं सही थी। वो महल के अंदर चली गई, जहाँ पानी का कोई असर नहीं था। तभी किसी के करहाने की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। ये आवाज कैसी है? कौन है यहाँ? वो दौड़ती हुई एक कक्ष में पहुंची, जहाँ एक सुंदर पुरुष घायल अवस्था में बैठा हुआ था। मैं बतख के रूप में झील में विचरण कर रहा था। तुमने मुझे मनुष्यों का तीर मारकर घायल कर दिया। अब मैं अधिक देर तक अपने असली रूप में नहीं रह पाऊंगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम इस महल से कभी बाहर नहीं निकल पाओगी। इतना कहकर वो पुरुष एक अंगूठी में बदल गया, जिसमें बीच में एक कीमती मोती जड़ा हुआ था। ये क्या हो गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रूप सुंदरी बाहर की ओर भागने लगी, लेकिन महल के द्वार बंद हो गए। तभी रंग बिरंगी किरणों के बीच एक दूसरा सुंदर पुरुष वहां प्रकट हो गया। मेरा पुत्र नादान था जो तुम्हें श्राप दे बैठा। मैं इस झील का देवता हूँ और ये मेरा महल है। मुझसे जो हुआ अनजाने में हुआ। श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता। ये अंगूठी फिर से पहन लो। भविष्य में यदि कोई मनुष्य इस झील में आए और तुम्हारे श्राप को जाने बिना केवल तुम्हारी सुंदरता से मुग्ध होकर तुमसे विवाह कर ले, तो तुम इस श्राप से मुक्त हो सकोगी और मेरा पुत्र अपने असली रूप में लौट सकेगा। लेकिन याद रखना, विवाह से पहले अगर तुम किसी को इस श्राप के बारे में बता दोगी तो फिर कभी इस महल से बाहर नहीं जा पाओगी। और यदि कोई मनुष्य तुम्हारे श्राप को जाने बगैर तुमसे विवाह कर ले, तब तुम इस अंगूठी को अपनी उंगली से निकालकर महल की सोने की दीवार को स्पर्श करा देना। मेरा पुत्र मुक्त हो जाएगा और तुम भी। इतना कहकर झील देवता वहां से गायब हो गया। तो फिर तुम्हें इस विचित्र अंगूठी को तुरंत महल की दीवार पर स्पर्श कर देना चाहिए, ताकि झील देवता को भी मुक्ति मिल जाए और वो अपने असली रूप में लौट आए। हाँ, अब समय आ गया है। रूप सुंदरी अंगूठी को उतारकर महल की दीवार से स्पर्श करने ही वाली थी कि तभी काशी बिजली की गति से आया और उसके हाथ से अंगूठी छीन ली। काशी, ये क्या कर रहे हो? रुको, तुम ये क्या कर रहे हो? लेकिन काशी हंसने लगा। मूर्ख राजा, इसी अंगूठी को पाने के लिए ही तो मैंने ये पूरा खेल रचा था।
क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा नाम काशी नहीं है और ना ही मैं कोई साधारण युवक हूँ। मैं प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध जादूगर काल भैरव हूँ। मैं सदियों से इस झील की देवता के पुत्र की बलि चाहता था, लेकिन उसे कभी पकड़ नहीं सका। जब मैंने देखा कि रूप सुंदरी ने उसे घायल किया और वो खुद श्रापवश अंगूठी बन गया, तभी मुझे अवसर दिखा। मैं जानता था ये अंगूठी ही उसकी आत्मा है। मैंने काशी का रूप लिया। पहले रामवीर को मूर्ख बनाया, मिठाई खराब की, लोहार पर हमला करवाया। मुझे पता था कि वो मुझे राजा के पास जरूर ले जाएंगे। और फिर मैंने अपनी बांसुरी की धुन से राजा आदित्य को तुम्हारा सपना दिखाया, ताकि वो तुम्हारी सुंदरता पर मोहित होकर तुम्हें ढूंढे और फिर तुम्हें श्राप से मुक्त करे। राजा स्तब्ध खड़ा था, पर तभी जादूगर एक और रूप में परिवर्तित हो गया। अब मैं इस अंगूठी को अपनी गुफा में ले जाकर इसे जीवित देवपुत्र में बदल दूंगा और उसकी बलि लेकर अमर हो जाऊंगा। परंतु तभी महल के बीचों बीच तेज प्रकाश प्रकट हुआ। ठहर जा दुष्ट, अब तो नहीं बचेगा। कौन है? मुझे देखकर नहीं पहचाना? मैं हूँ इस झील का देवता, इस महल का रक्षक और उस पुत्र का पिता, जिसकी आत्मा को तू कैद करना चाहता है। तो तू भी बाहर आ ही गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। एक बात तू भूल गया काल भैरव, तुझे मालूम था कि इस झील के भीतर एक महल है, पर तू ये नहीं जानता कि ये महल दूसरे संसार में है। हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? मूर्ख, जल के भीतर अक्सर दूसरे संसारों के अदृश्य द्वार होते हैं। ये महल तुम्हारी दुनिया और एक गुप्त लोक के बीच स्थित है, इसलिए तुम्हारा कोई भी जादू इस संसार पर असर नहीं कर सकता। और अब मैं तुझे इस संसार से मिटा दूंगा। झील देवता ने अपने हाथ उठाए, जल के भीतर से एक तेज जल घेरा उठा और काल भैरव को चारों ओर से घेर लिया। वो चीखता रहा, लेकिन अगले ही पल वो जल में समा गया। उसके जल में समाते ही अंगूठी रूप सुंदरी के हाथों में आ गई। रूप सुंदरी ने अंगूठी को दीवार से स्पर्श कर दिया और सुंदर युवक यानी झील का पुत्र प्रकट हो गया। मेरे पुत्र, तुम्हें मुक्ति मिल गई। अब चलो रूप सुंदरी, तुम्हारा असली घर अब मेरा राज्य है। राजा आदित्य और रूप सुंदरी विवाह करके महल लौट आए। राजा ने प्रतापगढ़ के दूत भेजकर रूप सुंदरी के पिता को बुलवा लिया। एक पिता ने अपनी खोई हुई बेटी को पाया और एक रानी ने अपना अभिशाप खो दिया।